नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी वायु दाब पेटियां और ताप कटिबंध। मैंने आपको एयर प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बताया था। मैंने आपसे डिस्कस किया था फेरेल्स लॉ, कोरोलियस फोर्स, है ना। और ये सारी जो बातें हमने करी थी वो एक्चुअली हमने करी थी क्लाइमेट ऑफ इंडिया को समझने के लिए, भारत की जलवायु को समझने के लिए। बेसिकली आपको जलवायु को समझना है तो आपको वो सारा विंड्स वाला, एटमॉस्फेयर वाला वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दैट एटमॉस्फेयर इज बाउंड बाय अर्थ्स ग्रेविटी, दैट्स व्हाई एटमॉस्फेयर आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, है ना। विंड्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पवने हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में सीख ली थी। तो बेसिकली अब हम हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक है वो शुरू कर सकते हैं, और वो टॉपिक है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब हम इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको दो शब्द सीखने पड़ेंगे। एक शब्द तो है मौसम, एक शब्द है जलवायु। ओके, मौसम और जलवायु। देखिए, मौसम है बेसिकली वेदर, है ना। जलवायु है बेसिकली क्लाइमेट, है ना। वेदर और क्लाइमेट, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ मौसम, तो देखो इसके लिए अगर अपन डेफिनेशन लिखें कि मौसम क्या होगा, तो किसी स्थान की अस्थायी वायुमंडलीय दशाएं, या आप क्या कह सकते हैं, टेम्परेरी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ सर्टेन प्लेस। मतलब कोई भी एक जगह है जहां पर आप रहते हैं, वहां पर वायुमंडल की क्या दशाएं हैं, वो उस जगह की क्या कहलाती है, जो मौसम कहलाता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है, यह वायु दाब तथा तापमान पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, वायु ताप तथा तापमान पर निर्भर करता है। बेसिकली देखो क्या हो रहा है, आपके चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जैसे सनराइज होता है, आप सुबह से शुरू करते हो, अब सनराइज हुआ, सन सर पे आया, सन सेट हुआ, रात हुई, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, आपके आसपास का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। टेम्परेचर जितनी बार बदलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बदलेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलेगा तो बेसिकली आपके आसपास का मौसम बदलेगा। समझ रहे, ठंडा गर्म, हवा चल रही है, रुक रही है, ये सब क्या है, ये मौसम है, बट टेम्परेरी है। मेन बात क्या है, टेम्परेरी है, ये एक जैसा साल भर नहीं रहेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अब गर्मियों में हमारे यहाँ पे लू चलती है ना, गर्म हवा को हम लू बोलते हैं, है ना। तो बट लू जो है वो गर्मी में ही चल सकती है। ठंडी हवा को हम शीतलहर बोलते हैं, कोल्ड ब्रीज बोलते हैं, बट वो अब सर्दी में ही चल सकती है। अब कोई लड़का आ जाए कि नहीं साहब हमारे वहाँ तो हम रहते हैं साहब दिल्ली में, और दिल्ली में मई के अंदर शीतलहर आ गई थी, ऐसा नहीं होता भाई। शीतलहर आनी है तो दिसंबर और जनवरी में आ सकती है, ऐसे नहीं आ सकती। तो बेसिकली मौसम क्या है, ये टेम्परेरी है, ये हमेशा अस्थायी होगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं ले लेता हूं किसको, जलवायु को, तो जलवायु थोड़ा सा स्थायी प्रवृत्ति का है। जलवायु और मौसम में सबसे बड़ा चेंज ही यही है, क्लाइमेट, है ना। तो जलवायु में क्या है, किसी स्थान की औसत वार्षिक मौसमी दशाएं, औसत वार्षिक मौसमी दशाएं, है ना। तो इसको अपन कह सकते हैं एवरेज एनुअल वेदर कंडीशंस ऑफ सर्टेन प्लेस। मतलब आप किसी जगह पर एक साल तक रहो, एक साल तक वहां के मौसम का अध्ययन करो। साल में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, मिनिमम टेम्परेचर कितना गया, बारिश कितने दिन आई, है ना, स्नोफॉल कितने दिन हुई, इन सारा बातों का आप रिकॉर्ड इकट्ठा करिए और फिर आप उसका औसत निकालिए, एवरेज निकालिए।
तब आपको पता चलेगा एवरेज यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जाता है, मिनिमम कितना जाता है, बारिश कितने दिन होती है, बारिश कितना सेंटीमीटर होती है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ की जलवायु को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जलवायु जो है ये समथिंग आप समझिए कि स्थायी प्रवृत्ति की होती है, ये आपके लंबे समय तक एक जैसी रहती है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि राजस्थान को ले लेते हैं। भाई आप कहें कि राजस्थान के वेस्ट के अंदर थार डेजर्ट है, थार का मरुस्थल है, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा हॉट है और एरिड है। एरिड है मतलब सूखा है। कोई लड़का ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं सर तो ठीक है, हमारे जब दादाजी थे तब तो यहाँ बहुत बारिश होती थी, अभी अभी सूखा होने लग गया है। नहीं भाई, लंबे समय से ये डेजर्ट है, लंबे समय से यहाँ पर बारिश जो है एक साल में 25 सेंटीमीटर से कम होती है, दैट्स वाई ये डेजर्ट है। तो क्लाइमेट इज समथिंग जो बहुत लंबे समय से एज इट इज है, उसको बदलना भी है तो उसमें हजारों साल लगते हैं। किसी जगह की जलवायु बदलने में बहुत लंबा समय लगता है। तो बेसिकली क्या है, किसी स्थान की औसत वार्षिक मौसमी दशाएं या किसी स्थान की स्थायी मौसमी दशाएं, स्थायी मौसमी दशाएं वो क्या कहलाती हैं, वहां की जलवायु कहलाती है। ठीक है, अब देखो आप इसमें जलवायु की निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट कैसे कैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। वो फैक्टर जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे सबसे पहला फैक्टर है आपका अक्षांशीय विस्तार, मतलब आपका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या होता है, आप देखें बेसिकली जैसे मैंने आपको कल वो चित्र बना के बताया था, है ना, जिसमें मैंने कहा था देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के आसपास 10 डिग्री टू 10 डिग्री। अब मैं बोलता हूँ कि कोई प्लेस है वहां से 0 डिग्री पास होता है, तो इमीडिएटली आपको क्लिक होना चाहिए कि अच्छा यहाँ से 0 डिग्री पास होता है, यानी कि ये ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण कटिबंध है, यानी कि यहाँ पे सर्दियों वाली बात नहीं रहेगी, साल भर क्या रहेंगी, गर्मियां रहेंगी। जैसे मैं कोई बोलूँ आपसे कि यार एक प्लेस है जहाँ से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, 66.5 डिग्री पास होता है, तो आप समझ जाओगे अच्छा ये ऐसा प्लेस है जो साल भर यहाँ पर सर्दियां रहती है। बात समझ रहे? तो आप किसी जगह पर, आपका मतलब जो प्लेस है वो अर्थ के ऊपर कहाँ पर लोकेटेड है, वहां से कौन सा जो है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश पास हो रहा है, आप एक्चुअली इक्वेटर से आप कितना दूर है, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है आपका क्लाइमेट कैसा होगा। सेकंड थिंग जो है वो है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई यानी कि हाइट अबव सी लेवल, हाइट अबव सी लेवल। बेसिकली क्या होता है, आप जैसे जैसे समुद्र से ऊंचाई पर जाते हैं, है ना, समुद्र से ऊंचाई का मतलब है कोई पहाड़ पे जाते हैं, कोई पठार पे जाते हैं, अब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ठंड बढ़ती है। आपने नोट किया होगा, आपके आसपास भी कहीं पहाड़ हो, आप ऊपर जाके देखिएगा, पहाड़ों में काफी अच्छे ऊंचा, खासकर जो पहाड़ 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं, वहां पर आपको कंपेरेटिवली मैदानों से ठंडक महसूस होगी। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे आपका वातावरण ठंडा होता है। इवन दो आप इक्वेटर के पास है, डजेंट मैटर। जैसे एक माउंट किलीमंजारो है, माउंट किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, दिस द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। अगर आप वहां पे जाओ, माउंट किलीमंजारो ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास स्थित है, ऑलमोस्ट, है ना, तो उसका जो पीक है वो साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। इक्वेटर के पास होने के बाद भी उसका पीक साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। उसकी हाइट ऑलमोस्ट 5800 मीटर के लगभग है, समझ रहे हैं आप। तो आप जिस जगह पे रहते हैं उसका हाइट जो है वो बड़ा इफेक्ट प्ले करता है। तीसरी चीज है समुद्र तट से दूरी, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट। देखिए आप समुद्र तट से जितना दूर जाओगे, कोस्ट से जितना दूर जाओगे, आपके वहां का जो हवा है उसकी ह्यूमिडिटी उतनी घटेगी। ह्यूमिडिटी समझते हो ना, आर्द्रता। कोस्ट से जितना दूर होगे उतनी हवा में ह्यूमिडिटी कम होगी, हवा सूखी होगी। बात समझ रहे? हवा में जितना कम ह्यूमिडिटी होगी, बारिश होने के चांसेस उतने घटते हैं।
इसीलिए कोस्टल एरियाज में अक्सर बारिशें होती हैं। चौथी जो चीज है वो है पर्वत व पठारों की स्थिति, है ना। आप कह सकते हैं सिचुएशन ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेटूज। क्या चीज है ये? जैसे देखो आप इंडिया का नक्शा देखो, आप इंडिया का मैप देखो, आप इंडिया का मैप अगर आप देखो तो इंडिया के बिल्कुल उत्तर में यहाँ पर हिमालय रेंज है ना, हिमालय पर्वतमाला है, ये हिमालय। अब जो भी मानसून आता है हिमालय उसको रोक लेता है, पीछे नहीं जाने देता। इसलिए हिमालय के पीछे आप देखो जस्ट यहाँ पे लद्दाख है, हिमालय के जस्ट यहाँ पे कौन है? लद्दाख है। हिमालय जैसे जैसे लद्दाख भी एक बहुत ऊंची पर्वतमाला है, समझ रहे हैं, बट हिमालय लद्दाख से ज्यादा ऊंचा है। हिमालय पर्वतमाला जो भी मानसून आता है उसको रोक लेता है, लद्दाख तक पहुंचने नहीं देता है। इसलिए लद्दाख एक डेजर्ट है, इवन दो इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे है ना। स्नोफॉल फिर हो जाए, पता है आपको, स्नोफॉल होना इज नॉट इक्विवेलेंट टू रेनफॉल। कहीं किसी जगह पर बर्फ गिर रही है, हिमपात हो रहा है, इट डजेंट मीन कि आप कैलकुलेट कर लेंगे अच्छा बारिश वाला ही सीन है, नहीं। स्नोफॉल अलग है, बारिश अलग है, दोनों में फर्क है। लद्दाख में स्नोफॉल हो सकती है बट लद्दाख के अंदर बारिश नहीं होती है, इसलिए लद्दाख डेजर्ट है। डेजर्ट की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसी कोई जगह जहां पर एक साल में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वो डेजर्ट है ना। तो आप देखो कितना बड़ा इफेक्ट हो गया एक हिमालय पर्वत का इस तरीके से होने से। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मौसम और जलवायु। मौसम क्या है? किसी स्थान की अस्थायी टेम्परेरी कंडीशंस जो है, जो बार बार बदलेंगी। जलवायु क्या है? बार बार नहीं बदलता है, किसी एक जगह की वो फीचर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन चार के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे जलवायु डिपेंड करती है। जैसे मिट्टी पर डिपेंड करती है, वेजिटेशन पर डिपेंड करती है, वेजिटेशन मतलब किस प्रकार की वहां पर वनस्पति है, काफी चीजों पर डिपेंड करती है, बट मेजर फैक्टर ये चार हैं। ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं भारत की जलवायु की। तो मैं करता हूं, देखो इसको अपन करते हैं ऋतुओं के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू सीजन्स। सीजन समझते हो ना आप, ऋतुएं। अब जैसे आप देखोगे तो विंटर से शुरू करते हैं, जैसे एक आती है शीत ऋतु, है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? विंटर सीजन। जैसे कि आती है ग्रीष्म ऋतु, जिसको हम क्या कहते हैं? समर सीजन। जैसे एक आता है वर्षा ऋतु, इसको दक्षिण पश्चिम आगे बढ़ता हुआ मानसून भी बोलते हैं अपन, साउथ वेस्ट फॉरवर्डिंग मानसून भी बोलते हैं, बट अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं रेनी सीजन, ठीक है। एक आती है हमारे पास शरद ऋतु, मतलब मानसून खत्म होता है, सर्दियां आने वाली होती है, उससे जस्ट पहले का जो सीजन है उसे शरद ऋतु या ऑटम कहते हैं, ऑटम सीजन। अगर अपन मंथ वाइज चले तो शीत ऋतु जो है इसका टाइम पीरियड है दिसंबर से फरवरी, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु जो है ये चलती है मार्च से ऑलमोस्ट जून तक। रेन वाला जो सीजन है ये है जून जुलाई से शुरू हो जाता है, जून जुलाई से लेके ये चलता है सितंबर तक, ठीक है। और जो हमारा ऑटम है ये हो जाता है, 2 मंथ ले लेते हैं इसके, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। हर सीजन में क्या क्या बातें होती है उसको अपन करते हैं, बट शुरुआत मैं करूंगा सबसे पहले कहां से? शीत ऋतु से शुरुआत करूंगा। देखो अपन शीत ऋतु की बात करें इससे पहले आपको कुछ डेट्स देखनी पड़ेंगी, जैसे कि 21 जून, है ना, दिसंबर 22, इस तरह की कुछ डेट्स हैं। क्या होता है, आप थोड़ा सा पहले इसको समझो इस चीज को। देखो जैसे अर्थ जो है ना सन के अराउंड कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है। जैसे आप देखो ये वाली पोजीशन है, कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जो पिछला लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि देखो अगर पूरा कमरा अंधेरे वाला हो, उसमें एक बॉल हो मेरे हाथ में, याद आ रहा है वो वाला एग्जाम्पल?
समथिंग समथिंग वही वाली चीज अभी मैं वापस यहाँ पे आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। देखो क्या होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेरे हाथ में एक बॉल हो, है ना, अच्छा बड़ी मतलब बास्केटबॉल टाइप की, और पूरे कमरे में अंधेरा हो, सिर्फ एक ही लाइट हो जो मेरे ऊपर लग रही है, तो वो बॉल का ऊपर वाला हिस्सा हमेशा चमकदार दिखाई देता है। तो मान लो जो मैं पोजीशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कुछ ऐसी है, ये मेरी बॉल है, ये मेरी लाइट है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप देखो, जस्ट जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, करेक्ट। अब ऊपर वाले हिस्से पर ही हमारे पास एक लाइन है, कौन सी, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप ये तो मानते हो ना कि साल में कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सनलाइट डायरेक्टली कहां पर फॉल होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। भाई मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो एक्चुअली सनलाइट है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ऑसिलेट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, इन्हीं के बीच में हमारा सनलाइट जो है वो ऑसिलेट करता है। बात समझ रहे? तो बेसिकली हमारे पास एक तारीख है 21 जून, है ना। इस दिन क्या होता है, हमारा सनलाइट कौन सी लाइन पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बिल्कुल सीधा पड़ता है। अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वो सीधा पड़ता है तो 21 जून जो है, ये 21 जून उत्तरी गोलार्ध का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा, या सबसे लंबा लिख देते हैं, सबसे लंबा तथा सबसे गर्म दिन होता है, सबसे गर्म दिन, है ना। दैट 21 जून विल बी the longest and hottest day of northern hemisphere। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा अपन और डाइसेक्ट करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा दैट इट विल बी द हॉटेस्ट डे, इट डजेंट मीन कि 21 जून को बिल्कुल बाहर निकलना ही नहीं है ना, कि आज तो भाई हॉटेस्ट डे है, टेम्परेचर 50 चला जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यहां से समझ में आना चाहिए आपको दैट इट विल बी द लॉन्गेस्ट डे। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है कि सनराइज जो है बहुत अर्ली हो जाएगा, सनसेट बहुत लेट होगा। किस दिन, 21 जून को। यानी कि जो डे टाइम है, सनराइज से सनसेट के बीच का जो टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा कौन से दिन होगा, वो 21 जून के दिन होगा। अब देखो, सन जितनी देर तक आपको दिखेगा ना, उतनी देर तक वो आपको गर्मी देने का काम करेगा। इसीलिए हमने बोला दैट इट विल बी द हॉटेस्ट डे। इट डजंट मीन दैट टेम्परेचर वाइज इट विल क्रॉस 50 डिग्री एंड अबव, नहीं। हमने बोला है कि इस दिन आपको सूर्य देवता सबसे ज्यादा देर तक दर्शन देंगे। क्यों? क्योंकि पूरा के पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल सन के सामने ओपन है, और अब सन बिल्कुल 23.5 तक पहुंच गया है, और ये यहीं तक जा सकता है, इसके बाद वापस 0 डिग्री की तरफ जाना शुरू कर देगा। भाई जैसे 23 तक पहुंच गया, सनलाइट तो यहीं तक आ सकती है, मान लो ये 0 डिग्री, अब 23 से वापस इसको कहाँ आना है, सनलाइट को 0 डिग्री की तरफ आना है। तो आप देखिएगा, मान लीजिए ये मेरा 0 डिग्री है, ठीक है। तो 21 जून के बाद अब अर्थ जो है अपना मूवमेंट जारी रखेगी, अर्थ का रोटेशन तो चलता ही रहेगा। अब आएगा 23 सितंबर, सितंबर 23, इस दिन क्या होगा, जो हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उस दिन भूमध्य रेखा पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी। तो सनलाइट डायरेक्ट इक्वेटर पर कब पड़ती है, 23 सितंबर पर। देखो, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 0 डिग्री पर आए, 0 डिग्री पर आ गए, अब 0 डिग्री से कहां जाओगे, देखो मकर रेखा पर जाओगे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जाओगे। अर्थ ने अपना मूवमेंट जारी रखा, अब देखो ये पोजीशन आ गई। अब देखो वही वाला एग्जांपल जो मैंने आपको कल दिया था, वो बॉल वाला, है ना। अब आप देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वही बॉल मेरे हाथ में है, बट इस बार मैंने लाइट खोल के नीचे लगा दी। इसका मतलब नीचे वाले पोर्शन पर अब सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है। वही तो बात हो रही है, नीचे वाला पोर्शन मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर पर अब सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास है 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर हम इसको कह देते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा पर
सूर्य की किरणें सीधी जब पड़ती हैं उस दिन हमारे पास डेट होती है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सनलाइट डायरेक्टली कहां पर पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती है? कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। इसका मतलब है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा और सबसे गर्म दिन कौन सा हो जाएगा? 22 दिसंबर। जैसे यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा और सबसे गर्म दिन कब हुआ था? 21 जून को। तो इनका कब हो जाएगा? 22 दिसंबर को। तो हम तो साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते नहीं है, हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, यानी कि हमारे लिए जस्ट उल्टी चीज हो जाएगी। क्या मतलब? दैट 22 दिसंबर will be the shortest and coldest day of northern hemisphere। भाई साउथ वाले के लिए, दक्षिणी गोलार्ध के लिए 22 दिसंबर सबसे लंबा और सबसे गर्म दिन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध के लिए जस्ट उल्टी बात हो जाएगी। जब दक्षिणी गोलार्ध के लिए, साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए 22 दिसंबर लॉन्गेस्ट और हॉटेस्ट डे है, तो नॉर्थ वालों के लिए जस्ट उल्टा है। उल्टा क्या है? दैट इट विल बी द शॉर्टेस्ट एंड द कोल्डेस्ट डे। यानी कि दिन में भी लिख देता हूं मैं, 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा तथा सबसे ठंडा दिन होगा। ठीक है, ओके। तो आप देखो, मैंने अभी बताया था कि हमने कर्क रेखा से शुरू किया था, है ना? कैंसर से शुरू किया, 0 डिग्री पे आ गए। 0 डिग्री मतलब इक्वेटर पे आ गए। इक्वेटर से हम कहाँ आ गए? मकर रेखा पे आ गए। अब इससे नीचे तो जाना नहीं है, तो वापस कहाँ चलेंगे? वापस जब ऊपर की तरफ आएंगे तो वापस अपना सामना एनकाउंटर किससे होगा? 0 डिग्री से होगा। तो यही होता है जब अर्थ तो अपना मूवमेंट जारी रखता है। अब देखो, अर्थ यहां पर पहुंच गई है। जब अर्थ यहां पर पहुंच गई है तो 0 डिग्री पर, कहां पर? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री हमारी है भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर, है ना? भूमध्य रेखा पर फिर से कब? 21 मार्च को सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? तो आप देख लीजिए, अब मार्च आ गया, 0 डिग्री तक पहुंच गया। अब 0 डिग्री से वापस कहां पे जाना है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ पे जाना है। तो आप देख लीजिए, वापस जब आगे बढ़ेंगे तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये 4 डेट है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। वापस बोल देता हूं मैं, दैट 21 जून को, 21 जून को सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। 22 दिसंबर को डायरेक्ट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और हमारे पास 23 सितंबर और 21 मार्च 2 डेट है जब सनलाइट डायरेक्ट कहां पर पड़ती है? इक्वेटर पर। ठीक है, कर लोगे? ओके। अब देखो, इन डेट्स का मैं कई बार इस्तेमाल करूंगा, इसलिए आपको ये मैंने पूरा बताया है। अब अपन शुरू कर सकते हैं शीत ऋतु। अब हम कर सकते हैं शीत ऋतु, ठीक है, यानी कि विंटर्स। देखिए, अभी मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया, ये वाला। आप ये वाली पोजीशन देखो, ये वाली, है ना? 22 दिसंबर। इसका मतलब क्या है कि दिसंबर महीने में अर्थ की पोजीशन समथिंग लाइक ऐसी ही होनी चाहिए। क्या कैसी? मतलब कि भाई जो सनलाइट है वो कहां पर? साउदर्न हेमिस्फीयर पर सीधी पड़ रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सनलाइट सीधी नहीं पड़ रही है। ओके, इसका मतलब है कि जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले देश है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले देश है, ऊपर वाले देश है, ये सब अभी भयंकर ठंड झेल रहे होंगे दिसंबर महीने में। 0 डिग्री से जैसे जैसे नॉर्थ में आप जाएंगे, जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे सर्दी क्या होगी? बढ़ेगी। तो देखिए, इसी चीज के लिए अपन एक मैप लेते हैं और थोड़ा मैप की सहायता से समझते हैं कि इस समय क्या चीज हो रही होगी। ओके, देखिए, अभी जो मैंने आपको लास्ट पिछले जो बताया मैंने डायग्राम, उसमें क्या बात हुई हमारी कि आप 0 डिग्री से जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाओगे
वैसे वैसे सर्दी बढ़ेगी। तो ऑलमोस्ट आप देखें 0 डिग्री जो है वो यहाँ पर है, ऑलमोस्ट यहाँ पर है 0 डिग्री। अब आप 0 डिग्री से जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रही है, सर्दी बढ़ रही है। खास करके आप देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सर्दियों में क्या होता है, खासकर ये दिसंबर और जनवरी महीनों में ये 66.5 डिग्री के पास इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है इस पूरी लाइन के आसपास कि यहाँ पर क्या हो जाता है, स्नोफॉल हो जाता है। स्नोफॉल समझते हो आप, हिमपात। जब आपके आसपास का टेम्परेचर है ना सडनली बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए, माइनस में चला जाए, तो जो वाटर ड्रॉप्स है आपके चारों तरफ, जो जिसको आप कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या जल वाष्प है बेसिकली जिसको कहते हैं आप, है ना, ह्यूमिडिटी है, वो ह्यूमिडिटी लिक्विड की बजाय सीधा सॉलिड बन जाती है। नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है कि पहले गैसेस स्टेट है, गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आओ, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आओ, है ना। आपके हवा में आसपास जो भी हवा है इसमें हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी क्या है, गैस है। ह्यूमिडिटी को जैसे ही ठंडक मिलती है वो लिक्विड में बदल जाती है, एक वाटर ड्रॉप में बदल जाती है, और जैसे ही ड्रॉप को ठंड मिलती है, मतलब लिक्विड को और ठंड मिलती है, तो वो सॉलिड बन जाता है। अगर ये प्रोसेस ऐसा हो कि पहले गैस था, मतलब कि आपकी चारों तरफ की जो ह्यूमिडिटी थी उसको ठंडक मिली तो वो वाटर ड्रॉपलेट बनी, और ज़्यादा ठंडक मिली तो ये क्या बन जाता है, ठोस बर्फ का टुकड़ा बन जाता है, और इसको अपन ओला बोलते हैं, है ना, ओलावृष्टि, हेलिंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेलिंग। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जब आसमान से गिरने लग जाते हैं ना, इसको हेलिंग बोलते हैं। बट कई बार क्या होता है, एकदम रुई की तरह बारीक फ्लेक्स, है ना, रुई की तरह एकदम दानेदार बर्फ भी गिरती है, वो चुभती नहीं है, आराम से गिरती है, एकदम मखमल की तरह होती है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर जो आपके चारों तरफ जल वाष्प है, ह्यूमिडिटी है, वो लिक्विड की बजाय डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तब हिमपात होता है। और ऐसा पर्वतीय इलाकों में हो सकता है, या फिर ये उत्तर के इन इलाकों में हो सकता है जहां पर सडनली माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा और लंबे समय तक माइनस में ही रहेगा, है ना। जैसे इन दोनों में फर्क क्या है, जैसे आप फ्रिज में बर्फ जमाते हो ना, तो आप एक बर्तन भर के पानी भरा उसमें और आपने फ्रिज में डाला, आपने लिक्विड भरा था पानी, है ना, तो जो आपको मिलता है ना वो तो ओला है, हेलिंग है, समझ रहे हैं आप। और आपके फ्रिज का जो कंपार्टमेंट है जहां बर्फ जमाते हो, फ्रीजर है, फ्रीजर के चारों तरफ जो बर्फ जम जाती है, अपने आप जमती है, वो तो आपने जमा ही नहीं। उसमें क्या हुआ कि फ्रीजर के अंदर जो जल वाष्प थी उसके छोटे छोटे टुकड़े जो है वो वहां पे जमा हो गए, वो एक्चुअली स्नो है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है। जितना ज्यादा स्नोफॉल होगा उतनी ज्यादा ठंड बढ़ेगी, जितनी ज्यादा ठंड होगी उतना ज्यादा क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। ठंडक हमेशा क्या बनाती है, हाई प्रेशर बनाती है। और आप जानते हैं कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती हैं। अब एक बात बताओ, ये पूरा के पूरा ही क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर तो 90 डिग्री नॉर्थ है, पोल्स हैं, पोल्स तो और ठंडे हैं, ऊपर तो लो प्रेशर मिलने से रहा, गर्मी इनको सिर्फ कहां मिल सकती है, 0 डिग्री के आसपास ही मिल सकती है। तो क्या होता है कि 66.5 डिग्री से एकदम ठंडी ठंडी हवाएं नीचे आना शुरू करती है। अब नीचे ये सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, चाइना, ये देश आते हैं। रास्ते में जो देश इन हवाओं के रास्ते में आता है उन सबको ये फ्रीज कर देती है, जमा देती है। भारी, मतलब जिसको कहते हैं ना स्नोफॉल होता है। जैसे ये मंगोलिया है, ये उत्तरी चीन है, इधर आप कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशिया के देश हैं। सब जगह पर ये उत्तर से आने वाली हवाएं क्या करती है, भारी मात्रा में हिमपात करती है। अब क्या होता है, ये पवनें चलते चलते काफी नीचे तक आ जाती है, काफी नीचे आ जाती है, बट रास्ते में एक दीवार है, वो दीवार इनको इंडिया में एंटर नहीं करने देती। यहां से तो क्या है, हिमालय पर्वतमाला, और इधर एक और पर्वतमाला है, आपको पता है तो हिंदुकुश। ये दोनों पर्वतमालाएं क्या करती है, भारतीय उपमहाद्वीप को इन ठंडी पवनों से बचाती है। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, छोटी क्लास की एनसीईआरटी आती है ना, दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ हिमालयास, दैट हिमालय प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से हिमालय भारत की रक्षा करता है, यही वो पवन है। तो भारत की रक्षा तो हो गई, बट अपना ऑब्जेक्टिव तो पूरा हुआ ही नहीं। कौन सा ऑब्जेक्टिव, हाई प्रेशर से कहां जाना था, लो प्रेशर। अब ये कहती है भाई हमें लो प्रेशर कहां मिल सकता है, 0 डिग्री पे तो जाने का सपना सपना ही रह गया।
तो क्या होता है, इनकी नजर पड़ती है, इन ठंडी हवाओं की नजर पड़ती है, आप देखें एक वाटर बॉडी पर। ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे वाटर बॉडी समझते हो ना, पानी, ये पानी है, इसको अपन कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। अच्छा खासा बड़ा है मेडिटेरेनियन सी, ऐसी बात नहीं है छोटा है। तो क्या होता है, अगर आप सर्दी का मौसम है और आप कंपैरिजन करें, किसका कंपैरिजन करें, लैंड का और वाटर का, जमीन का और पानी का, तो जमीन है ना जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। वाटर ठंडा भी देर से होगा, गर्म भी देर से होगा, दोनों में टाइम लेता है। मेरे कहने का मतलब है, जिस समय हमारी जो लैंड मास है एकदम ठंडा है, तो वाटर बॉडी इस समय कैसी है, गर्म है, और गर्म है इसीलिए इस वाटर बॉडी पर कैसा प्रेशर बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है। हाई प्रेशर को तो यही चाहिए था। तो होता क्या है कि ये सारी हवाएं सीधा कहां पहुंच जाती हैं, इस मेडिटेरेनियन सी पर पहुंच जाती है। देखो जब कभी भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर की टक्कर होती है ना, तो क्या होता है, लो प्रेशर तो बेचारा बीच में फंस जाता है, हाई प्रेशर की हवाएं इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। एक्चुअली क्या ये चाहती क्या है, ये चाहती है, दोनों हवाएं ये चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे को एक सेम टेम्परेचर पर लेके आ जाए, इक्विलिब्रियम पर लेकर आ जाए, दोनों ट्राई करती है। अब इस ट्राई करने के चक्कर में क्या है, लो प्रेशर बीच में फंसा हुआ है, हाई प्रेशर इसके चारों तरफ हवाएं जो है तेज घूम रही है। अब ये टक्कर जो हुई है इन हवाओं की, ये जो कोलिजन हुआ है, ये इस मेडिटेरेनियन सी पर हुआ है। अब मेडिटेरेनियन सी गर्म है, गर्म है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ह्यूमिडिटी होगी, जल वाष्प होगी। ये घूमती हुई हवाएं इस ह्यूमिडिटी को क्या करती है, अपने साथ एक्सेप्ट कर लेती है। अब ह्यूमिडिटी को हवाओं ने एक्सेप्ट कर लिया है तो बड़े बड़े बादल बन जाएंगे। अब ये हवाएं भी बहुत तेजी से चल रही है, बादल भी बने हुए हैं, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर घटना हुई है ना, इसको अपन बोलते हैं साइक्लोन। इसको अपन क्या कहते हैं, साइक्लोन, चक्रवात। वापस बता देता हूं, शीत ऋतु में भूमध्य सागर पर बनने वाले निम्न दबाव के कारण यहां पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ड्यू टू द लो प्रेशर ऑन मेडिटेरेनियन सी, देयर आर साइक्लोन्स अबव मेडिटेरेनियन सी। बात समझ रहे, भूमध्य सागर पर इस कारण से क्या होते हैं, साइक्लोन्स बनते हैं। और ये साइक्लोन्स क्या है, अब जमीन से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये साइक्लोन कहाँ है, वापस अंदर घुसते हैं इधर, और ये यहां से चलते चलते भारत तक एंटर कर लेते हैं। भारत में यहां पर क्या है, हिमालय पर्वतमाला जो अभी मैंने आपको बताई यहां पर, और यहां पे है अरावली। हिमालय और अरावली जो है, वापस से जब ये भूमध्य सागर से ये चक्रवात, अच्छा ये भूमध्य सागर पर जो ये चक्रवात बने हैं ना, हमारे पास इनका एक नाम भी है, हमारे पास इनका एक नाम है पश्चिमी विक्षोभ। हिंदी में तो कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कभी आपसे पूछ ले कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर साइक्लोन्स which are developed above Mediterranean Sea and which is responsible for the rains in the northwest part of India in winters, है ना। भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा का कारण क्या है, भूमध्य सागर पर उठने वाले चक्रवात, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और भारत में सर्दियों में जो बारिश होती है उसके लिए हमारे पास एक शब्द है मावट। क्या, मावट। मावट नॉर्मली होती है, ये जो भारत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, है ना, जम्मू, यहाँ पे सर्दियों में बारिश हो जाती है। और सर्दियों में होने वाली इस बारिश का कारण क्या है, भारत पर भूमध्य सागर से आकर टकराने वाली कौन सी पवने, ये चक्रवात वाली पवने, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कभी भी आपसे पूछ ले कि भारत में जो मावट होती है उसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ विंटर रेन मावट इन इंडिया, तो आप हमेशा रीजन बोलना दैट द लो प्रेशर ऑन मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर पर बनने वाला निम्न दाब का क्षेत्र भारत में मावट का कारण है। कर सकते हो, ठीक है। तो ये सर्दियों की हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी घटना है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा देखो एक चीज और होती है, अगर मैं आपको और एक चीज बताऊं एक चीज और क्या होती है, आप देखें कि भारत में ये उत्तर के अंदर ये यहाँ पर हिमालय रेंज है ना, हिमालय रेंज है।
अब हिमालय रेंज है तो ऑब्वियस ही बात है हाइट है, हाइट है तो हिमालय की जो घाटियां हैं, हिमालय के जो स्लोप्स है, यहाँ पर भी स्नोफॉल होती है, यहाँ पर भी क्या होता है, हाई प्रेशर का जोन होता है। मतलब आप समझ लीजिए नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है, माइनस में चला जाता है। जब अब हिमालय के जस्ट नीचे आप देखिए हम लोग रहते हैं इधर, इधर हम लोग रहते हैं मैदानों के अंदर, है ना। अब इसके मुकाबले, हिमालय के मुकाबले हमारे यहाँ पर तो टेम्परेचर पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव में नहीं जाता। ठंड तो होती है यार, 5 डिग्री चला जाता है, 8 डिग्री चला जाता है, 10 डिग्री चला जाता है, बट इसके मुकाबले तो हमारे यहाँ पर क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। तो क्या होता है, हिमालय की ढलानों से एकदम ठंडी ठंडी पवनें नीचे उतरती, ऐसे नीचे आ जाती है। हिमालय की ढलानों से जब ठंडी हवाएं भारत की मैदानों की तरफ आती हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक क्या शब्द है, शीतलहर। इंग्लिश में भी इसको शीतलहर ही बोलते हैं, है ना। लोकल विंड है एक प्रकार की। तो सर्दियों में जो ठंडी हवाएं हिमालय की तरफ से नीचे आती हैं उसको क्या कहते हैं, शीतलहर। जैसे ऐसा कई बार होता है, जैसे कि मान लीजिए ऐसा अखबार में हेडिंग आती कई बार कि कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी, अगले 3 दिन में उत्तरी भारत में ठंड बढ़ने की आशंका, दिल्ली और यहाँ पर अच्छी ठंड हो सकती है, शीतलहर आ सकती है। तो आप देखो स्नोफॉल हुआ है कश्मीर घाटी में, बट वो चेतावनी दे रहे हैं कि भाई ये जो नीचे के मैदानी भाग है यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, तापमान गिर सकता है, शीतलहर आ सकती है। इसका कारण यही है। ओके, तो देखो शीत ऋतु के अंदर 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो बनेगा ये मावट वाला। अच्छा, मावट का एक नाम और है, मावट होती है ना सर्दियों की जो बारिश है, इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स, यानी कि सुनहरी बूंदें। इसका एक नाम और क्या है, सुनहरी बूंदें। बेसिकली क्या होता है, ये जो गोल्डन ड्रॉप्स है ना, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मावट जब गिरती है दिसंबर जनवरी महीनों में, और तो खासकर जनवरी महीने में आ जाती है मावट, फरवरी में भी आती है, तो इस समय हमारी जो फसलें होती है उन्हें रबी की फसलें कहा जाता है, रबी क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स होती है इस समय, रबी की फसलें होती है, खासकर गेहूं होता है। बेसिकली आप ऐसा समझो ना, वीट प्रोडक्शन या वीट का फसल लगा हुआ होता है। जैसे ये बारिश गिरती है ना, वीट जो गेहूं की बाली है, जो उसका वो फ्रूट है, वो एकदम पक जाती है, गेहूं की बाली एकदम गोल्डन कलर की हो जाती है, अब गेहूं उसमें से निकलने लग जाते हैं। इसीलिए इस बारिश को अपन क्या कह देते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कह देते हैं। तो गोल्डन ड्रॉप्स किसे कहा जाता है, मावट को कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो आई थिंक आपको शीत ऋतु समझ में आई होगी, है ना। ये हमने किसकी बात करी है, हमने विंटर्स की बात करी है। अगली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्मियों की, ग्रीष्म ऋतु की। तो देखिए सेकंड चीज हमें जो करनी है अब, वो करनी है ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन। देखिए क्या होता है, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक पूरा मैप बताया था, है ना, ये वाला। आप देखिए दिसंबर जनवरी, है ना, दिसंबर और जनवरी में ऑलमोस्ट सनलाइट कहां पर सीधी पड़ रही है, बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध पर, साउदर्न हेमिस्फीयर पर। बट ये स्थिति बदलती है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को हम मनाते हैं मकर संक्रांति। संक्रांत, संक्रांत का मतलब ही चेंज है। मतलब आपने कई बार के उसमें अखबार वगैरह में पढ़ा होता है कि अब 14 जनवरी को हम मनाते हैं बेसिकली क्या, मकर संक्रांति। और 14 जनवरी को क्या होता है, सूर्य उत्तरायण हो जाता है। सूर्य क्या हो जाता है, उत्तरायण हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब सूर्य की किरणें जो अभी तक जो है ना, वो दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी पड़ रही थी, अब वो किस तरफ सीधी पड़ेंगी, उत्तरी गोलार्ध पर। इसको समर सॉलिटिस बोलते हैं। जो उत्तरायण लिखा ना मैंने, इसको बोलते हैं समर सॉलिटिस, है ना। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, समर सॉलिटिस बोलते हैं इसको। सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है, उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब क्या है कि अब सनलाइट धीरे धीरे किसकी तरफ जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगी। अभी तक कहां था, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ था। इसका मतलब है कि अब धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर गर्मी बढ़ने लगेगी। क्या बढ़ने लगेगी, गर्मी धीरे धीरे। अभी तक हम सर्दी में जी रहे थे, अब 14 जनवरी के बाद रोज डे बाय डे क्या इंक्रीमेंट होगा, गर्मी का इंक्रीमेंट होगा, हीट बढ़ेगी। तो आप देखो, आप जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च आ गया। 21 मार्च को हमारा सनलाइट एकदम सीधा पड़ता है किस पर, इक्वेटर पर, है ना। अब मार्च निकल गया,
अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया। मई और जून के महीने में तो जो गर्मी है वो अपने पीक पर होगी। 21 जून को तो पीक पर होगी, क्योंकि सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। इन सब बातों से क्या होता है, आप देखो थोड़ा सा अपन मैप के बारे में वापस देखिए। मैप से अकॉर्डिंग टू मैप अगर अपन वापस चले इस सीजन में क्या होता है, देखिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही वाला मैप बताया था, मैंने आपसे बात भी करी थी कि ये हमारा 0 डिग्री है ना। अब देखिए क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब धीरे धीरे ये मई जून के जो महीने आए ना, गर्मी बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। क्या होता है, आप एक ना, आप भारत के नीचे देखो, एक अजीब सी सिचुएशन है। जैसे ये इंडिया है ना, आप ऐसे मैं 2 लाइन खींच देता हूँ ऐसे ही हो, आप ध्यान से देखो, इंडिया के नीचे कोई भी बड़ा, है ना, आपको लैंड मास नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ भारत के नीचे समुद्र ही है। मतलब अपन कन्याकुमारी से एकदम नाक की सीध में आगे चले, एकदम सीधे सीधे चलते जाएं तो हम सीधा अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे। एक भी रास्ते में कोई भूमि नहीं आती, कोई भूमि का टुकड़ा नहीं आता है। हाँ, एक छोटा सा द्वीप आता है, डिएगो गार्सिया आता है, अलग बात है, बट वो द्वीप बहुत छोटा है, कोई बड़ा लैंड मास नहीं है। मतलब भारत के नीचे पूरा के पूरा इंडियन ओशियन है, वाटर बॉडी है, लैंड मास नहीं है। इससे क्या होता है, एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए आपने वो पढ़ा हुआ है कि सबसे ज्यादा गर्मी जो पड़नी चाहिए वो कहां पड़नी चाहिए, इक्वेटर के आसपास पड़नी चाहिए। बट क्योंकि ये पूरा पानी है, भारत जमीन है, जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ही ठंडी भी होती है, तो इक्वेटर के आसपास से भी ज्यादा गर्मी कहां पे पड़ती है, भारत के मैदानों पर पड़ती है। भारत के मैदान समझ रहे हो आप, गंगा यमुना के मैदान, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, सिंधु नदी वाला मैदान, थार का मरुस्थल, ये सब यहाँ पे जोरदार गर्मी पड़ती है। और इससे क्या होता है, एक बहुत ही लो प्रेशर जोन बनता है। जितनी ज्यादा गर्मी बनेगी उतना ज्यादा लो प्रेशर बनेगा। इस लो प्रेशर जोन के लिए हमारे पास एक नाम है ITCZ, अंत विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र आप कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना, आप इसको कह सकते हैं अंत विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। पूरा याद नहीं होता तो मैं सिंपल बताता हूं। ITCZ क्या है, एक लो प्रेशर का जोन है जो कि कहां पे बना हुआ है, भारत के मैदानों पर बना हुआ है। इसका हमने नाम रख दिया ITCZ। नाम क्यों रखा कि बनना तो कहां चाहिए था, लो प्रेशर होना कहां चाहिए था, इस 0 डिग्री के आसपास होना चाहिए था। बट ये गर्मियों के जो महीने हैं, मई और जून के जो महीने हैं, इसमें ये ITCZ शिफ्ट होके कहां पर आ गया है, ये शिफ्ट होके भारत के मैदानों पर आ गया है। ओके, इससे क्या होता है आप देखो, इससे क्या होता है, इंडिया का मैप लेके मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, अभी जो मैंने आपसे बात करी ITCZ वाली, तो आप देखिए ये जो है ये हमारा पूरा वो क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा लो प्रेशर बना हुआ है ना, ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा ही ITCZ है। इसमें भी आप देखो एक स्पेशल, अगर मैं आपको बताऊं एक स्पेशल जगह बताऊं, आप देखो वो स्पेशल जगह है ये है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट पता है आपको, थार का मरुस्थल, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं अपन इसको। ये थार का मरुस्थल, ये कौन सा है, ये थार डेजर्ट है, थार का मरुस्थल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी है, बालू मिट्टी है ना, डेजर्ट सॉइल है। डेजर्ट सॉइल जितने भी टाइप्स की सॉइल है, कोई भी सॉइल उठा लो, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड एलुवियल सॉइल, कोई भी सॉइल उठा लो, गर्म काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, उन सॉइल्स में सबसे ज्यादा जो गर्म होती है ना, जल्दी से गर्म होती है, वो डेजर्ट वाली सॉइल होती है। क्योंकि इसका कण बहुत मोटा होता है, इसलिए हीट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, ज्यादा एक्सेप्ट करता है। जितना ज्यादा, है ना, गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। सही बात है। अब आप देखो यहां पर, जस्ट यहां पर
आपके पास अरब सागर है, अरब सागर पानी है, और पानी का तो मैंने आपको अभी बताया था कि जमीन के मुकाबले जो पानी है वो देर से गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है, यानी कि थार डेजर्ट के मुकाबले पानी अभी कैसा है, ठंडा है। समझ रहे हैं आप, पानी कैसा है, ठंडा है। तो पवनें हमेशा कहां से कहां चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो थार डेजर्ट से अरेबियन सी से क्या होता है, विंड्स चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब कि अरेबियन सी के हाई प्रेशर से थार डेजर्ट के लो प्रेशर की तरफ ये विंड्स आ जाती है। अब फिर से वही वाली बात, टक्कर होगी, लो प्रेशर बीच में फंस गया, हाई प्रेशर इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब देखो इस बार जो ये टक्कर हुई है ये डेजर्ट के ऊपर हुई है, जमीन के ऊपर हुई है। अब यहां पे तो कोई ह्यूमिडिटी तो है नहीं, जल वाष्प तो है नहीं कि इसको ले लेंगे बादल बना देंगे। अब थार डेजर्ट में तो मिट्टी है, तो ये तेजी से घूमती हुई हवाएं क्या करती है, मिट्टी को ही उड़ा लेती है। और मिट्टी के उड़ने से और तेज हवाओं से बड़े बड़े आंधियां बनती हैं। इनको क्या बोलते हैं, आंधियां बोलते हैं, या फिर इसके लिए हमारे पास एक शब्द है डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट स्टॉर्म, डेजर्ट स्टॉर्म शब्द सुना है आपने, रेतीली आंधियां। कारण समझ में आया आपको, जब भी मरुस्थलों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लो प्रेशर होता है, आसपास कहीं पर अगर कोई समुद्र है तो समुद्र से बहुत जल्दी ये हाई प्रेशर वाली विंड्स क्या आ जाती है, डेजर्ट की तरफ आ जाती है। बारिश तो नहीं करती भाई, बारिश वारिश कुछ नहीं आती, एक तो बड़ी मात्रा में जो मिट्टी है उसको उड़ा के ये आंधियां एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, और कुछ समय के लिए टेम्परेचर में थोड़ी ड्रॉप आ जाती है, टेम्परेचर गिर जाता है, क्योंकि ये पवने कहाँ से आई थी, ये पवने अरेबियन सी से आई थी ना, इनमें ह्यूमिडिटी होती है, तो कुछ समय के लिए क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ओके, तो आपको डेजर्ट स्टॉर्म समझ में आया। पहला जो हमने चीज किया वो किया रेतीली आंधियां, और गर्मियों में जो ये रेतीली आंधियां हैं ये कहाँ का फीचर है, ये है राजस्थान का। मतलब रेतीली आंधियां आपको कहाँ के लिए याद रखनी है, राजस्थान के लिए। ठीक है, दूसरी चीज देखो आप, सेकंड चीज क्या है, अब यार अरेबियन सी में हाई प्रेशर बना हुआ है, ऑलमोस्ट आप समझें कि 18-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पानी का टेम्परेचर होता है, जबकि ये भारत का आप देखो ना, इतना बड़ा ये वाला जो हमारा प्लेटू है भाई, इतना गर्म नहीं जैसे ये हमारे जो मैदानी भाग है आईटीसी जबलपुर, 45 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। 45 नहीं, 35 एवरेज तो यहां भी होगा। कहां पर, भारत के इन पेनिनसुलर पार्ट के ऊपर, ये जो बीच वाला पार्ट है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, यहां पर भी। अच्छा, अरेबियन सी हाई प्रेशर पे ये बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये क्या बन जाएंगे, लो प्रेशर बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अरेबियन सी से हवाएं जो हैं इस लो प्रेशर की तरफ भी भागेंगी, बिल्कुल जाएंगी, भेदभाव थोड़ी करेंगे, ये कोई वैसे थोड़ी करेंगे, इनको तो जहां लो प्रेशर मिल गया ये वहां चले जाएंगे। तो क्या होता है, अरेबियन सी से हाई प्रेशर से ये जो पवने विंड्स जो चलती है ना, अरेबियन सी से कहां आती, केरल की तरफ आती है। और आपने तो अब पढ़ लिया है, केरल के अंदर है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, है ना। तो ये अरेबियन सी से आने वाली ह्यूमिडिटी वाली विंड्स जब वेस्टर्न घाट से टकराती है तो केरल के अंदर बारिश हो जाती है। इसको प्री मानसून भी बोलते हैं, गर्मियों में बारिश हो जाती है ना, प्री मानसून के, मानसून नहीं आया बट बारिशें आ गई। किसके कारण हुआ, अरेबियन सी से आने वाली ह्यूमिडिटी के कारण हुआ। और गर्मियों के अंदर केरल राज्य के अंदर ये जो बारिश होती है ना, इससे आम की फसल को बहुत फायदा होता है, आम की फसल को बहुत फायदा होता है। इसीलिए ये जो बारिश हो रही है उसको कहा जाता है वहां पर मैंगो शावर्स। मैंगो शावर्स कहां का फीचर है, मालाबार कोस्ट, केरला। बात समझे, ग्रीष्म ऋतु में केरल के मालाबार तट पर होने वाली वर्षा जो आम की खेती के लिए लाभदायक है, आम्र वर्षा कहलाती है ना। द समर सीजन रेन विच हेल्प्स द कल्टीवेशन ऑफ मैंगो ऑन द कोस्ट ऑफ मालाबार केरला स्टेट नोन एज मैंगो शावर। तो मैंगो शावर जब भी शब्द आएगा कहां पे टिक करोगे, केरल पे। तीसरी जो चीज है
उसका नाम है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम क्या है? चेरी ब्लॉसम शब्द जब भी आ जाए तो टिक करना कर्नाटका। चेरी ब्लॉसम शब्द आ जाएगा तो कहां टिक करना है? कर्नाटका। क्या होता है देखो, केरल का जस्ट पड़ोसी कौन है? कर्नाटका। मैंने आपको बताया भी था कि कर्नाटक का जो प्लेटू है, कर्नाटक का जो पठार है, वो कॉफी कल्टीवेशन के लिए, कॉफी की खेती के लिए बहुत फेमस है। समझ रहे ना आप? तो क्या होता है कि जब ये गर्मियों के अंदर केरल के इस प्लेटू पे बारिश होती है, कॉफी के पौधे के फूल खिल जाते हैं। कॉफी का आप समझते हैं ना, कॉफी के पहले क्या फूल लगते हैं, फूल के बाद उसका फल बनता है, फ्रूट, और उस फ्रूट का जो बीज है उसी को अपन रोस्ट करके कॉफी पाउडर बनाते हैं। तो ये गर्मियों वाली बारिश उस कॉफी के फूल को खिला देती है, उसको ब्लूम कर देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम। तो चेरी ब्लॉसम अगर शब्द आ जाए तो आप किस पे टिक करेंगे? कर्नाटक पे। अगर आम्र वर्षा शब्द आ जाए तो आप किस पर करेंगे? केरल पे। अगर रेतीली आंधियां आ जाए तो आप कहां टिक करेंगे? राजस्थान पर। ये सारी घटनाएं देखो कहां पर हो रही है? वेस्ट कोस्ट पर हो रही है। भाई वेस्ट कोस्ट पर अरेबियन सी है, तो यहां पर भी तो आपके पास बे ऑफ बंगाल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या होता है, बे ऑफ बंगाल से भी पवने इधर घुसती हैं, कहां पर? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में क्या होता है? गर्मियों में बहुत तेज आंधियां चलती है, मिट्टी तो नहीं होती बट हवाओं की रफ्तार बहुत तेज होती है। तो क्या होता है, वेस्ट बंगाल में ये चलने वाली जो तेज हवाएं हैं, इनको कहते हैं काल बैशाखी। गर्मियों में वेस्ट बंगाल में चलने वाली तेज हवाओं के लिए हमारे पास क्या शब्द है? काल बैसाखी। ऐसा एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ना बैसाख का महीना होता है, और ये तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचाती है। फसलों को नुकसान पहुंचेगा तो अकाल पड़ेगा, इसीलिए काल बैसाखी है ना। तो काल बैसाखी का जो शब्द है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध पश्चिम बंगाल से। अब देखो, पश्चिम बंगाल में तो क्या है, नॉर्थ को छोड़ दो, वेस्ट बंगाल का नॉर्थ वाला पार्ट छोड़ दो, जहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर वगैरह है, उसको छोड़ दो। तो नीचे जो पश्चिम बंगाल है ना, वो पूरा फ्लैट है, कोई बड़ा पर्वत या पठार वहां पे है नहीं। बट पश्चिम बंगाल का पड़ोसी है इधर असम राज्य। असम राज्य में पर्वतमालाएं हैं। तो असम राज्य में बे ऑफ बंगाल से जब पर्वतमाला बे ऑफ बंगाल से जब नमी वाली हवाएं पहुंच जाती है, कहां पर? असम राज्य में। तो सामने क्या आ गया? पहाड़ आ गया। नमी वाली हवाएं इससे टकराएंगी और बारिश कर देंगी। असम राज्य में गर्मियों में जो बारिश हो जाती है, असम राज्य में गर्मियों में जो बारिश हो जाती है, उसके लिए हमारे पास शब्द है बारदोली छेड़ा। क्या शब्द है? बारदोली छेड़ा। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बारदोली छेड़ा का संबंध किससे है, कौन से राज्य से है, तो बारदोली छेड़ा का संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से। बारदोली छेड़ा असम। क्या है? गर्मियों में असम में जो हल्की बारिश हो जाती है ना, उसको स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बारदोली छेड़ा। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूं, आंधी कभी आ जाए तो राजस्थान पे टिक करना, मैंगो शावर आ जाए तो केरल पे टिक करना, चेरी ब्लॉसम आ जाए कर्नाटक पे टिक करना, काल बैशाखी आ जाए तो वेस्ट बंगाल पे, पश्चिम बंगाल पे टिक करना, और बारदोली छेड़ा अगर आ जाए तो आपका टिक कहां पर होगा? असम राज्य पर होगा। ये क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको कि क्लाइमेट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? मैंगो शावर, गर्मियों में होने वाली वर्षा, केरल के तट पर होने वाली वर्षा जो आम की फसल को लाभ पहुंचाती है। आइडिया हुआ आपको, है ना? तो आप इनको जरूर याद रखना, रेतीली आंधियां, डेजर्ट स्टॉर्म, मैंगो शावर्स, चेरी ब्लॉसम, काल बैशाखी और बारदोली छेड़ा। बारदोली छेड़ा बारदोली छेड़ा ही बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। काल बैशाखी को काल बैशाखी ही बोलते हैं, तो उसके लिए अपन कोई नया शब्द लिख नहीं सकते। तो दोस्तों ये हमने बात करी किसकी? ग्रीष्म ऋतु की। ओके, तो हमने दो ऋतुओं की बात करी। पहली ऋतु हमने करी कौन सी? शीत ऋतु। फिर हमने करी कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। अब हमको आगे जो बात करनी है वो करनी है मॉनसून की, और मॉनसून को हम दक्षिण पश्चिम आगे बढ़ता हुआ मानसून बोलते हैं, साउथ वेस्ट फॉरवर्डिंग मानसून बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, आइए अभी जानते हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं।